विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद दिनेश शर्मा रहे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री। बिल्किस बानो के दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले पर लगाई रोक। बिल्किस बानो ने फैसले पर जताई खुशी। दिल्ली में मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। पीएम पर टिप्पणी के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। कल अयोध्या में सीएम योगी देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे की तैयारियां बेहद तेज। 15 जनवरी को बीएसपी लॉन्च करेगी बहनजी ऐप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप की तर्ज पर बनी है ऐप। अगले 24 घंटे दिल्ली में होगी बारिश। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा दिखाई दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पखांजूर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। भाजपा नेता की हत्या का पूरा मामला और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हुआ पखांजूर। समर्थक और भाजपाई सड़क पर उतरे हैं। पूरे परलकोट क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला है। दोनों युवकों पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जारी किया हत्या के सीसीटीवी फुटेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भाजपा के मंत्री केदार कश्यप पखांजूर पहुंचे हैं। विधायक विक्रम उसेंडी भी पहुंच चुके हैं पखांजूर। इसके साथ ही बस्तर आईजी भी सुंदरराज पहुंचे हैं पखांजूर। आईजी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा भी लिया है। बड़ी जानकारी, भाजपा नेता की हत्या का ये पूरा मामला है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरी तरह से छावनी में तब्दील हुआ पखांजूर। तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हुआ पखांजूर। और आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, पूरे परलकोट क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला है। दोनों युवकों पर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप लगा और पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। भाजपा के मंत्री केदार कश्यप पखांजूर पहुंचे हैं। भाजपा के मंत्री केदार कश्यप पखांजूर पहुंचे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम जानकारी, विधायक विक्रम उसेंडी पहुंच चुके हैं पखांजूर। इसके साथ ही कई अहम लोगों के पहुंचने की बात सामने आई है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज भी पखांजूर पहुंचे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूरे परलकोट क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला है। कल रात से लेकर अब तक लगातार पुलिस के द्वारा जांच की कार्रवाई जारी है, जिसमें हमारे द्वारा कुछ फुटेज और कुछ जो शक वगैरह वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ फुटेज को चेक करना किया जा रहा है, जिसमें जो सस्पेक्टेड 2 लोग दिख रहे हैं उनके और पहचान कार्रवाई वगैरह चल रही है और जल्द से जल्द इसका निकाल किया जाएगा। तो क्या लगता है, राजनीतिक रूप से या फिर मतभेद घटना किस रूप से? इसमें लगातार हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पूरे परलकोट क्षेत्र में तनाव का माहौल देखने को मिला है और पूरी तरीके से छावनी में पखांजूर तब्दील होता हुआ नजर आया। भाजपा नेता की हत्या का ये पूरा मामला है। पखांजूर से अहम खबर, पखांजूर में भाजपा नेता की हत्या और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस छावनी में तब्दील पखांजूर। भाजपा ने बंद का भी यहां पर आह्वान किया है। और छत्तीसगढ़ के पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय की रविवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 2 बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जावेद, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील पखांजूर में फिलहाल स्थितियां नजर आ रही हैं। भाजपा नेता की हत्या का मामला है, जिसको लेकर भाजपा नेता ने भी अब भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बंद होगा जब तक कि इसमें तस्वीर साफ नहीं हो जाती। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या ताजा तस्वीर है वहां पर? जी बता दूं मैं आपको, पखांजूर में अभी हालात काफी तनावपूर्ण है। यहाँ पे गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं, साथ ही सांसद, विधायक और अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मामला भाजपा के जो जिला के उपाध्यक्ष हैं उनकी हत्या का है। आपसी रंजिश बताई जा रही है। इसमें एक मामला सामने आया है जो कि एक विकास पाल है, पार्षद है और अभी जो
पूर्व आपके नगर पंचायत अध्यक्ष है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आने वाला था। पप्पा गांगुली जो कि अध्यक्ष है नगर पंचायत के, और उसमें अहम भूमिका और लीड जो कर रहे थे वो असीम राय थे भाजपा की तरफ से, वो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे। और जो विकास पाल है, ये भी जो पूर्व अभी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनके साथ जुड़े हुए माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले को राजनीतिक रंजिश के तहत देखा जा रहा है। और बता दूं आपको, इसमें विकास जो पाल है उनके घर के सामने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया है उन्होंने। और आज पखांजूर क्षेत्र में काफी तरीके से तनावपूर्ण माहौल है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जावेद, ये भी जानना चाहेंगे कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, इस फुटेज में 2 युवक बाइक पर सवार होकर जाते हुए नजर आए हैं। इन युवकों को लेकर क्या जानकारी अब तक पुलिस हासिल कर पाई है, और क्या ये पुलिस की गिरफ्त में है? नहीं, अभी गिरफ्त में नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही मिला है। और हम बता दें आपको, ये मतलब सुपारी किलिंग कहा जा सकता है इसको। ये जो आए थे युवक, ये महाराष्ट्र गढ़चिरौली होते हुए आए थे, क्योंकि जो जाने के जो उनके आए हैं वीडियो फुटेज, वो उसी तरफ ही गए हैं। मतलब महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है पखांजूर का एरिया। तो कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से सुपारी किलिंग देके इनकी हत्या कराई गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको पखांजूर से बता दें, जहां पर भाजपा नेता की हत्या का एक पूरा मामला है। आईजी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है और इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं पखांजूर से, जहां भाजपा नेता की हत्या का पूरा मामला और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील पखांजूर नजर आ रहा है। पूरी तरीके से पखांजूर छावनी में तब्दील हुआ, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम देश की राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां आपके सांसद संजय सिंह ने नामांकन किया है। संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। संजय सिंह को लेकर नामांकन कराने पहुंची थी दिल्ली पुलिस। सिविल लाइंस के नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया और संजय सिंह को लेकर नामांकन कराने पहुंची थी दिल्ली पुलिस। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल जेल में बंद संजय सिंह लेकिन सीधे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और नामांकन किया। आपके सांसद संजय सिंह ने नामांकन किया है, पुलिस उनको लेकर पहुंची थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से अहम खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बताया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको लेकर जाया गया था। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज किया है। वो जेल से सिविल लाइन एक पुलिस वैन में पहुंचे थे और वहां जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। और इस नामांकन दाखिल करने के लिए कल उनकी लीगल टीम ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें ये परमिशन दी थी। और यही वजह है कि आज वो वैन के थ्रू वहां पर पहुंचे और बाकायदा अपना मौखिक रूप से वहां पहुंचकर अपने हस्ताक्षर कर अपना नामांकन दर्ज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर नामांकन कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जब जैसे ही कोर्ट ने ये परमिशन दी थी कि वो संजय सिंह डायरेक्ट चुनाव कार्य से अपने दफ्तर में पहुंचकर वहां पर नामांकन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर थी, क्योंकि लगातार कोर्ट जो है आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते जा रहे थे। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने रियायत दी और सबसे बड़ी बात यह थी कि 19 जनवरी को जो है संजय सिंह का राज्यसभा से जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए उससे पहले नामांकन दर्ज करना था। और अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के तीन में से 2 तो एक संजय सिंह और एक एनडी गुप्ता है और तीसरा जो है स्वाति मालीवाल है, तीनों ने नामांकन कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। लेकिन ब्रेक हमारे साथ में हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे थे संजय सिंह और राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अगली खबर आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज मंथन की बात सामने आई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक खत्म होने की बात सामने आई। तो बैठक हुई थी जो अब खत्म हो चुकी है। गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल के घर पर यह बैठक हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हुई थी। बताया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर आगे फिर बैठक की बात अभी सामने आई है, यानी आगे और भी बैठकें होने वाली हैं।
दिल्ली से बड़ी जानकारी, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में और भी कई सारी बैठकें देखने को मिलने वाली हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की बात सामने आई। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हैं। प्रवेश, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और इसी के चलते अब बैठकों का सिलसिला बेहद तेजी के साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अहम बैठक हुई है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। देखिए इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को फार्मूला निकालने के लिए अभी एक बैठक खत्म हुई है, जिसमें मैं आप बता दूं कि ये बैठक कांग्रेस के मुकुल वासनिक जो समिति के अध्यक्ष हैं उनके घर पर हुई थी और उसमें आम आदमी पार्टी के जो महासचिव है संदीप पाठक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी पहुंचे थे। लेकिन अभी तक ये कयास या मैं ये कहूँ स्पष्ट नहीं है कि सीट शेयरिंग में क्या फार्मूला तय हुआ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दोनों में एक सहमति बन गई है, जिसके बाद ये जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सहमति बनने की बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर आगे फिर बैठक की बात सामने आ रही है, यानी आने वाले वक्त में और बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और खबर आपको हम राजधानी दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर एक ताजा मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के सिरसपुर इलाके में सामने आया है। सिरसपुर इलाके में बीती रात को कुछ युवकों ने एक युवक की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान 26 साल के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। परिवारजनों के द्वारा मिली जानकारी के माने तो गुरप्रीत रात के वक्त किसी काम से घर से बाहर गया था और इस दौरान सामने से आ रहे कुछ युवकों का गुरप्रीत से कंधा टकरा गया। बस इसी बात को लेकर गुरप्रीत की उन लोगों से कहासुनी हो गई और इतने में ही युवकों ने चाकू से गुरप्रीत की हत्या कर दी। रात का रो रहे हैं। हमारे को उस मुकाबला अपने बंदों को मारा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां ईडी की हिरासत में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह। 4 दिनों की पूछताछ के बाद 5वें दिन हिरासत में लिया गया। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया। अपने साथ लेकर गई दिलबाग सिंह एंड एसोसिएट से बरामद हुई थी रकम 5 करोड़ रुपए, हथियार, सोना चांदी, विदेशी शराब मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ईडी अपने साथ ले गई थी और इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिलबाग सिंह एंड एसोसिएट से बरामद हुई थी रकम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 4 दिनों की पूछताछ के बाद 5वें दिन हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 5 करोड़ रुपए, हथियार और सोना चांदी के साथ ही विदेशी शराब भी मिली थी। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजीव मेहता इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, 4 दिनों की पूछताछ के बाद 5वें दिन हिरासत में लिया गया है, यानी साफ है कि 4 दिनों की पूछताछ में कई सारी बड़ी चीजें जो हैं वो ईडी के सामने आई, इसके चलते ही ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पूरे दिलबाग सिंह जो विधायक यमुनानगर के थे, आज उनको 4 दिन की ईडी की पूछताछ के बाद 5वें दिन अरेस्ट कर लिया गया और ईडी उनको अपने साथ ले गई है। और जो ईडी द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया उनके घर वालों को, उसमें 5 करोड़ का कोई हवाला नहीं दिया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ले गई अपने साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। यमुनानगर से खबर आपको हम बता रहे हैं और 4 दिनों की पूछताछ के बाद 5वें दिन हिरासत में लिया गया। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी अपने साथ लेकर गए। दिलबाग सिंह एंड एसोसिएट से बरामद हुई थी रकम। और अगली खबर आपको हम बताते हैं कुरुक्षेत्र के शाहबाद से, जहां पर गांव रतनगढ़ के पास एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को देर रात पीछे से टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको गंभीर हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। ट्रक चालक ने बताया कि वो अपनी सामान्य स्पीड और अपनी लाइन में चल रहे थे, या तभी पीछे से तेज रफ्तार एक ट्रक ने उसे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है।
अगली खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर संभालखा डेरा मार्ग पर बने गुरुद्वारा शहीद सिंह बाबा तुला सिंह व बाबा माला सिंह के मुख्य सेवादार संतोख सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के 40 सैनिकों के जत्थे में से 37 सैनिकों के शहीद होने की याद में 6 से 14 जनवरी तक शहीदी समारोह मनाया जा रहा है। और मुख्य सेवादार संतोख सिंह ने बताया है कि जहां सिख समाज का देश को आजाद करवाने में मुख्य सहयोग रहा है, तो वहीं इस कुर्बानी के इतिहास में लाडवा शहर के शहीदों की भी अहम भूमिका रही है। ये जी चमकौर साहब के जो चमकौर युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी बड़े साहिबजादे शहीद हुए थे वहाँ पर, और उनके साथ ये 2 लाडवे के सिंह थे, बाबा तुला सिंह, बाबा माला सिंह जी, और इन्होंने वहाँ जाकर के शहीदियाँ पाई हैं। अब जैसे कि 6 जनवरी से लेकर अब ये 1 सप्ताह का 14 जनवरी तक यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है अभी यहाँ? इसमें अखंड पाठ साहब चलते हैं जी, लड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि आपने देखा भी 7 अखंड पाठ साहब चल रहे हैं, और इनके कल भोग पड़ेंगे, कल के बाद फिर 7 रखे जाएंगे। तो इसे ऐसे करके 4 लड़ियाँ ये 7 अखंड पाठ साहब बनेंगे, और जाके 14 तारीख को हम ये जो पोह का महीना है, ये सारा शहीदां का महीना है, शहीदी इन्हीं दिनों में सब ने शहीदियाँ पाई थी, और इन्होंने भी चमकौर जा करके गुरु गोविंद सिंह की फौज में शामिल होकर के शहीदियां पाई हैं। और अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से थीम पार्क में पशु मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री संदीप सिंह शामिल हुए। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसमें पशुपालक आर्थिक रूप से सक्षम बने रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा विदेश में जाने की बजाय देश में ही अपना रोजगार स्थापित करें और देश की उन्नति में योगदान दें। है उनको मैं बधाई देता हूँ कि एक ये DFA की एक्सपो जो है आज इनका 5वां साल है और सफल आयोजन इन्होंने किया है। मैं खुद पूरी एक्सपो को विजिट किया है और इसमें जो फार्मर है उनको कैसे आगे बढ़ने की सारी टेक्निक, मशीन्स जो चाहे वो इंपोर्ट होती हैं चाहे हिंदुस्तान में बनती हैं, और फीड से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर टेक्निक और बताया जाता है, जिससे कि किसान जो है अपनी खेती और अपना जो यंत्र है उसको कैसे आगे उससे बढ़कर अपने खेती को और उसके जो मतलब फसल प्राप्त होती है। खबर है सोलन से, जहां सोलन प्रशासन ने 1 महीने पहले अतिक्रमण को हटाने की विशेष मुहिम छेड़ी थी, जिसका नेतृत्व उप मंडलाधिकारी कविता ठाकुर कर रही हैं। आज इसी मुहिम को चले हुए 1 महीने और 2 दिन हो गए हैं। आज इसी मुहिम के तहत खुंडीधार में SDM के नेतृत्व में नाप नपाई की गई और JCB के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। सोलन में अतिक्रमण को हटाने की इस मुहिम ने रंगत दिखाने भी शुरू कर दी है। अब सोलन सुंदर व स्वच्छ दिखने लगा है। जिस पर पहले नाजायज कब्जा था, वहां से अब राहगीर व वाहन सहजता से चल रहे हैं। और गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 2 सिपाहियों की मौत हो गई है। इनोवा कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवान की मौत होने की बात सामने आई। मृतक जयोम शर्मा दिल्ली पुलिस का सिपाही जयवीर सिंह गाजियाबाद पुलिस लाइन में था तैनात और दोनों की तैनाती बिल्डर निखिल चौधरी की सुरक्षा में थी। इंदिरापुरम के वसुंधरा फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर, जहां गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है।
तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर जयवीर सिंह गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात थे और दोनों की तैनाती को लेकर भी अहम बात। इंद्रपुरम के वसुंधरा फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। गाजियाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। अगली खबर महोबा से आपको बताते हैं जहां दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। कोतवाली कस्बा सिंह भवानी इलाके की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं और महोबा से खबर दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और फायरिंग करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। तो फायरिंग करते हुए युवकों का वीडियो वायरल हुआ। अहम खबर आपको हम बता दें और ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। अहम जानकारी कोतवाली कस्बा सिंह भवानी इलाके की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर और महोबा से खबर दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हुई। फायरिंग करते युवकों का वीडियो भी वायरल हुआ है और ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा। यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा। कोतवाली कस्बा सिंह भवानी इलाके की ये पूरी घटना है। अहम जानकारी आपको हम बता दें और महोबा से खबर दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हुई और फायरिंग करते युवकों का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दो पक्षों के विवाद में फायरिंग होने की बात सामने आई। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायरिंग करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग पचौरी जुड़ चुके हैं। अनुराग, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद जमकर गोलियां चल गईं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और क्या जानकारी है आपके पास? हम आपको बता दें ये मामला देर रात का है और भवानी इलाके का मामला है। देर रात जब गोलियों की फायरिंग हुई तो घर पे महिलाएं अकेली थी और उसके बाद फायरिंग पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची जब तक अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। तब सीसीटीवी में अज्ञात हमलावरों की फोटो मिली है। इससे पुलिस जांच पड़ताल करके टीमें बनाकर उनकी खोजबीन कर रही है। ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो पक्षों के विवाद में फायरिंग हो गई। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा वाकया कैद हो गया। आप देखिए किस तरीके से जब दो पक्षों के बीच विवाद हुआ उसके बाद जमकर गोलियां चलने लग गई और फायरिंग करते इन युवकों का वीडियो अभी वायरल भी हो गया है। श्रावस्ती से अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां नए एसपी ने भारत नेपाल सीमा का जायजा लिया है। एसीबी अधिकारियों के साथ एसपी घनश्याम ने की मीटिंग और एसपी ने भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में फ्लैग मार्च किया। संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सतर्कता के निर्देश भी दे दिए हैं। सीमा से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच करने की नसीहत दी गई है। अहम खबर आपको हम बता दें और पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने एसएसबी पहुंचकर जवानों का हालचाल भी जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर एसएसबी पहुंचकर जवानों का हालचाल भी जाना और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सतर्कता के निर्देश भी दिए गए हैं। सीमा से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच करने की हिदायत की बात सामने आई और भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में पेट्रोलिंग के निर्देश भी दे दिए गए और एसपी ने एसएसबी पहुंचकर जवानों का हालचाल जाना है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी श्रावस्ती से है जहां नए एसपी ने भारत नेपाल सीमा का जायजा लिया है। मेरठ से अगली खबर जहां एमडीए वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर कार्रवाई हुई। ईदगाह चौपाल पर बना करीम होटल को सील किया गया है। आज होना था करीम होटल का भव्य उद्घाटन। शिकायतों के चलते एमडीए वीसी ने कार्रवाई की और 2 बार पहले भी सील हो चुका है होटल का निर्माण। केंद्रीय एजेंसियों से भी मामले की शिकायत की गई है। एमडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें जहां शिकायतों के चलते एमडीए वीसी ने कार्रवाई करवाई और शिकायतों के चलते एमडीए वीसी ने कराई कार्रवाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं 2 बार पहले भी होटल का निर्माण सील हो चुका है। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, केंद्रीय एजेंसियों से भी जुड़ी अहम बात सामने आई है। एमडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माण में जो एक्शन लिया गया, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जी, आज दिन निकलते ही एमडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
होटल करीम को सील कर दिया है। बताया गया है कि अब से पहले भी इस पर 2 बार सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, लेकिन जो होटल संचालक था वो मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय एजेंसी से की गई और उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई एमडीए ने करते हुए होटल को सील कर दिया है और मुकदमा दर्ज भी किया जा रहा है। इस पूरे कार्रवाई से, एमडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। साफ तौर पर एमडीए के वीसी अभिषेक पांडे का कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों से भी मामले की शिकायत की गई थी और कहीं ना कहीं अब इस कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा है राजू कि आने वाले वक्त में ऐसे निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो कार्रवाई एमडीए कर रहा है जिस तरीके से, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो अवैध निर्माणकर्ता है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी और जिस तरीके से जो अवैध निर्माण होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाया जा रहा था। इस पे हमारे द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है और इस पे पिछली बार भी एक बार सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसको इन्होंने तोड़ के चोरी छुपे और इस समन मानचित्र और इन सबकी आड़ में निर्माण किया है। तो उसके ऊपर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई, अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी और इसी तरीके से कई और अवैध निर्माण जो बन रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। कल आज इसका उद्घाटन था? हाँ, आज मेरे संज्ञान में आया है कि इसका उद्घाटन था। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां वेतन न मिलने से आक्रोशित बीसी और जिलाधिकारी की गाड़ी का घेराव किया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को भी घेरा गया है और बीसी सखियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की है। रुका हुआ मानदेय अतिशीघ्र दिलाने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी को सौंपा समस्या का ज्ञापन, तो जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, बीसी कार्यकर्ताओं की ओर से गुस्सा दिखाया गया है, मानदेय को भी अतिशीघ्र दिलाने की मांग की गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मानदेय रोक दिया गया, तो इसको लेकर आक्रोशित हैं और आज कलेक्टर पहुंची, उन्होंने जिलाधिकारी की गाड़ी घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी देखकर जिलाधिकारी उतरे, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि उन्हें मानदेय दिया जाए, उन्हें अस्थायी किया जाए, स्थायी है तो अस्थायी किया जाए और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए। कई बहनों से उन्हें वेतन मानदेय नहीं मिला है और घर वाले उन्हें ताने देते हैं, जब आप नौकरी कर रही हैं उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, अभी तैनाती हो गई उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा, ताने सुनने को मिल रहे हैं। इसलिए उन्हें काफी आक्रोश देखने को मिला और जिलाधिकारी के सामने उन्होंने जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का ठीक समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने जमकर हंगामा काटा है। डांस बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने काटा हंगामा काट रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और एसओ ने पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट उच्चाधिकारी को भेज दी है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और उचौलिया थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव का यह पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी से खबर, डांस बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जमकर हंगामा काटा है। उचौलिया थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव का यह पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से अगली खबर है, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लखनऊ में दुकानें रहेंगी बंद। सद्भावना के लिए मीट विक्रेता संघ ने यह फैसला लिया है और लखनऊ में मांस की दुकानें चलाने वालों ने फैसला लिया है। ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश के संगठन ने लिखा पत्र, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि मीट की दुकानों के बंद रहने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फैसला लिया गया है कि लखनऊ में भी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। और लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लखनऊ हो या फिर अयोध्या, इन सभी जगहों पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी और ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी सराहना की जा रही है। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं 22 तारीख को जब अयोध्या में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन लखनऊ के जो मीट व्यापारी हैं, संघ ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम लखनऊ में मीट और मांस की जो है बिक्री नहीं करेंगे और उस दिन हम दुकानें बंद रखेंगे, जिससे जो गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो कायम रहे और आगे ऐसे चलता रहे। उन्होंने इसके लिए जो संगठन है उन्होंने पत्र लिख के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को जो है पत्र दिया है कि हम चाहते हैं कि हम दुकान न खोलें और हम इसके लिए जो है पूरी तरह प्रयासरत हैं कि 22 तारीख को हम मीट मांस की जो है बिक्री नहीं होने देंगे लखनऊ शहर में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लखनऊ में दुकानें बंद रहेंगी, मांस की दुकानें चलाने वालों ने ये फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर कानपुर से है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इस गाने को आज पूरे देश भर में गाया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कोई राम की भक्ति में डूब चुका है और ऐसे में कानपुर शहर में भी दीपावली मनाने की तैयारी महापौर प्रमिला पांडे ने कर ली है। लगातार महापौर प्रमिला पांडे शहर के अलग अलग क्षेत्रों से अपनी पदयात्रा निकाल रही हैं। पदयात्रा के दौरान प्रमिला पांडे ढोल नगाड़ों के साथ ही राम के जयकारे और राम की धुन पर शहरवासियों से 22 तारीख को दीपावली मनाने की अपील कर रही हैं और साथ ही सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को भगवा कलर के लाइटों से जगमग करने के साथ ही दीपों से रोशनी फैलाने की बात कर रही हैं। चारों तरफ साफ सफाई और लोगों को राम भक्ति का रसपान भी करा रही हैं। और महापौर प्रमिला पांडे की चौथे दिन की पदयात्रा बाबा शिव के वनकांडेश्वर मंदिर पीरोड से हुई, जहां महापौर ने पीरोड की गलियों और सड़कों पर पार्षद, कार्यकर्ता और आम जनता के साथ लोगों को निमंत्रण के साथ ही राम भक्ति का रसपान कराया है। हजार लोग आ रहे हैं। हम 22 तारीख को हमारे आराध्य राम विराजमान होंगे, उसके उपलक्ष्य ये हमारी चंद्रागण यात्रा पूरा शहर जो कि कानपुर से प्रभु राम का रहता है। अगर पूरे देश में कानपुर के बाद कोई शहर आता वो कानपुर, क्योंकि कानपुर में माता का जन्म यही बिठूर में आई थी, पैदा हुए, जब वहाँ रावण आता था, रावण को मार कर आए थे। जिस तरीके से पूरा देश दिवाली मनाया था, उससे ज्यादा भीड़ हो, उससे ज्यादा जो है हमारे मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले कानपुर की अगर बात कर लें तो किस तरीके से कानपुर में ये उत्साह मनाया जा रहा है। आज 6 जनवरी है और देख सकते हैं किस तरीके से महापौर प्रमिला पांडे अपने पूरे गाजे बाजे के साथ, अपने बाजों के साथ यहाँ पर निकली हुई हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। जय श्री राम के जय घोष के साथ यहाँ पर महापौर प्रमिला पांडे यहाँ पे आई हैं। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा
सब राम भक्त हैं यहाँ पर जितने भी हैं। से बात करेंगे। माता जी आज यहाँ पर यात्रा निकाल ली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा निकाल रहे हैं 22 तारीख को पूरा शहर राममय। तो ये देखा, ये महापौर कमला पांडे हैं जिन्होंने बताया कि 22 तारीख को पूरा शहर राममय हो, इसको लेकर यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है और लगातार लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाएं और भगवान राम का स्वागत करें। कानपुर से अशोक क्लास न्यूज़ इंडिया। और अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां 25 जनवरी से लगने वाले माघ मेला श्री राम नगरिया के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी व जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने स्थल निरीक्षण किया है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मेला व्यवस्थापक संदीप दीक्षित को निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में फैली गंदगी देखकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने साफ सफाई करने के मेला व्यवस्थापक को निर्देश दिए हैं। और इस बार मेला श्री राम नगरिया के उद्घाटन पर 51,000 दीपकों के साथ गंगा तट सजेगा और साथ ही 21,000 दीपों का दीपदान भी किया जाएगा। मैं हमारी मुख्यमंत्री से मिला था, उनसे निवेदन किया है मैंने श्री राम नगरिया मेला फर्रुखाबाद में उद्घाटन के लिए। दूसरा, मैंने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, उसमें मैंने निवेदन किया है कि फर्रुखाबाद जो कि पांचाल प्रदेश का अंग रहा है, बड़ी मान्यता रही है इसकी, सभी जानते हैं कंपेल राजधानी रही है, तो फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रख दिया जाए एक। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि जो अपना पांचाल घाट है, यहाँ पर श्रद्धांजलि स्नान करने आते हैं और दूसरा विशिष्ट स्नानों पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, तो इसको जैसा हरिद्वार में हर की पैड़ी है उस तरह का सौंदर्यीकरण हो जाए। खबर है बागपत से, जहां पति पत्नी के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है, जिसमें दिन दहाड़े 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि कोट रोड निवासी निशांक वर्मा की शादी 10 महीने पहले मेरठ के ब्रह्मपुरी के रहने वाले आरशी वर्मा के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद रहने लगा, जिसके चलते आरशी वर्मा अपने घर चली गई थी। 3 दिन पूर्व आरशी ने अपने कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर अपनी जेठानी को घर में ही जान से मारने की धमकी दी थी और परिवारजनों ने बागपत पुलिस को सूचना दी और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी, जिसके बाद आरशी वर्मा ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को साथ मिलकर परिवार पर हमला बोल दिया और हमले में 3 महिलाओं सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मेरे घर में लिटरली 15 से 16 बंदे घुस जाते हैं एंड लिटरली इन्होंने मुझे धक्का दिया एंड मैं वहाँ पर बेहोश थी। बाहर जाने के बाद में ये सर पर उन्होंने किया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मेरे फ़ोन पे एक नंबर से कॉल आया, मैं कॉलेज में थी, मेरे पास एविडेंस है अभी भी, अगर आप सुनना चाहें तो जेब में मेरी है। और उस एविडेंस में वो जो वहाँ से लड़की जो है ये आरशी वर्मा, इनकी जो मदर है वो और उनके साथ में उनके मामा जी थे, उन्होंने लिटरली मुझे फ़ोन पे धमकी दिया कि कल वो लोग बागपत में आएंगे और मेरे देवर से मेरी शादी कराएंगे। और उनके जो मामा जी, उन्होंने कहा कि तुझे लगता है कि अगर सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी तो तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है और कल ही हम आके ये सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम कराएंगे, सब कुछ इस लड़की के नाम होगा। ठीक है, और मतलब हम थोड़ी कच्ची खा जाएंगे, ये वो। अगर आप चाहें तो एविडेंस मेरे फ़ोन पे है और जितनी गंदी गाली। आज क्या हुआ? आज सर वो हमारे घर में आए हैं और मार पिटाई, लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए सर घर में कैश था, एक मेरे गले में चैन थी, मम्मी का फ़ोन है, भैया का फ़ोन है, ये वो सारा सामान लेके हमारे घर से सर गए हैं। मामला जो है जी 14 अक्टूबर को छोटे भाई की वाइफ अपने पिताजी के साथ ये कह के चली गई कि उसके माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन पे हमें अभद्र भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा। 3 महीने से ये सब चल रहा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें परेशान करा। आज क्या मामला हुआ? कल उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकी दी कि हम बागपत में आके तुम्हें मारेंगे। हमने बागपत यहाँ कोतवाली में आकर रिपोर्ट कराई। उसके बाद आज वे आए और उन्होंने हमारे पूरे घर में घुस के सबको मारा।
सीतापुर जनपद से 23 दिन पहले लापता हुई एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी की गैंगरेप के बाद बाराबंकी में हत्या कर दी गई। किशोरी की हत्या के बाद हत्यारों ने उसके शव को एक नदी के किनारे दफना दिया था। बताया जा रहा है कि नाबालिग किशोरी बाराबंकी की रहने वाली थी और वो सीतापुर में रहकर किसी के घर में काम करती थी। 23 दिन पहले वो घर के लिए निकली थी, लेकिन उसका फोन घर आने से पहले स्विच ऑफ हो गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने सीतापुर में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी के मोबाइल नंबर को खंगालने के बाद बाराबंकी के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर सीतापुर पुलिस ने बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव के पास जंगल से किशोरी का शव बरामद कर लिया है। साहब, हमारी लड़की वहाँ महमूदाबाद से गायब हो गई और जो हमारी लड़की नाबालिग रहे 16 साल की, उसका बकाया फुसलाए के ले गए और आदित्य और अतुल ने दोनों बलात्कार करके हमारी लड़की को जान से मार दी, नहर में छोड़ दी। कैसे पता चला कि पता चला लोकेशन दरोगा ने निकाला है कोतवाली से, तब वही से उनका पकड़ाए हम, तब मतलब इन्हें सखरी नहीं कि हम इका मारे हैं। हमारी लड़की जय साहब के वहाँ रह रही थी, वहाँ से पैंतेपुर से घर से निकली तो गायब हो गई और फिर बीच में ये आदित्य और फुसला के उसका ले आए हैं और उसके बाद में लखनऊ में रोकिन है और लखनऊ से उका भट्टा पर लेन है और भट्टा पर से उके गलत काम करके उका मार देंगे। खबर है अमरोहा से, जहां 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मनमोहक श्याम रंग की मूर्ति की स्थापना होगी। उससे पहले पूरे देश में जश्न की तैयारियां चल रही हैं। अमरोहा के टीपी बनाने वाले नसीम बैग को उद्घाटन वाले दिन पहले जाने वाली जय श्री राम लिखी टोपियों का बड़ा ऑर्डर मिला है। नसीम बैग ने बताया कि उन्हें 40,000 टोपियां भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ लिखकर बनाने का ऑर्डर दिल्ली से मिला है, जो अयोध्या जाएंगी। टोपियां भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन वाले दिन भक्त पहनेंगे। बता दें कि पूरा देश इस वक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में बने आसन पर स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। ये जय श्री राम जी का वो ऑर्डर आया हुआ, टोपी अचानक ऑर्डर आए हैं ये सदर बाजार दिल्ली से, और एक रोजी मिली है 1 महीने के लिए। वैसे और काम चल रहा है, तो होली वगैरह का टोपी बना रहे हैं। ये जो है इसके काम के मिलने से बहुत खुशी हुई है। जय श्री राम की टोपी है, अयोध्या जाएगी, जय श्री राम जी के मंदिर पे जाएगी। हम भी खुश हैं और इसको हम बना रहे हैं। अच्छा, कितनी टोपियों का ऑर्डर ये आपको मिला है? टोपी का ऑर्डर 20,000 टोपी भेज चुके हैं और जितना ऑर्डर आएगा बना ही रहे हैं, हम तो भेज देंगे। अच्छा, ये काम आप टोपियां बनाने का काम ये कब से कर ये रहे तो हैं? हमारा पुश्तैनी दादा इलाही काम है। अब मेरी फैमिली, बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुएं हैं, सब मिलजुल के हम लोग बनाते रहते हैं। इसके अलावा हमारे यही काम है और कोई बनाता भी नहीं है इधर दूर तक, पूरे उत्तर प्रदेश में ना बनाता है इसे। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने 3 लाख नकदी समेत 8 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बेटे और पिता को घर में ही बंधक बना लिया। बहराइच रानीपुर थाना क्षेत्र के पिपरिया महिपाल सिंह गांव निवासी प्रमोद कुमार मौर्य दूध का व्यापार करते हैं। रामकला देवी पत्नी राम केवल मौर्य शनिवार की रात को अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटे प्रमोद के घर पहुंचने पर सभी ने साथ में बैठकर खाना खाया। रात 12:10 पर महिला रामकला देवी पानी लेने के लिए घर में ही लगे दरवाजे को जैसे ही खोला, वैसे ही 7 से 8 की संख्या में हथियार बंद बदमाश घर के अंदर पहुंच गए और वारदात को अंजाम दिया है। अगली खबर है बदायूं से, जहां उसहैत क्षेत्र में गौवंशों का ट्रक पुलिस के हवाले किया गया और विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा दल के पदाधिकारियों ने 16 गौवंशों के साथ आरोपी पकड़े हैं। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा दल जिलाध्यक्ष अनुज कुमार गुप्ता ने उसहैत थाना क्षेत्र के अटेना बॉर्डर पर 16 गौवंशों से भरा ट्रक पकड़कर उसहैत पुलिस के हवाले किया। ट्रक में 16 गौवंश और मौके पर ड्राइवर को पकड़ा गया। पूरे मामले की सूचना एसडीएम को दी गई और एसडीएम दातागंज के आदेश पर सभी को गौवंशों को उसावा क्षेत्र के ग्राम बीरमपुर भदेली गौशाला में जाकर मुक्त किया गया। अटेना जो पुल है वो ग्राम है कड्डी नगला में हमारे कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा दल में। उन कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी कि ऐसे एक गाय है DCM यूपी 76 नंबर, उसमें करीबन 17 गौवंश
जो बहुत गंभीर हालत में, उनको कोई जगह का कोई क्लियर नहीं है कहाँ ले जा रहे हैं। ये लोग आते हैं और जब इन देख लेते हैं कि रात का अंधेरा है या कुछ भी, ये देख दाख के अपनी गाड़ियों में गाय को भरा और ये लेके जाते हैं जो भरगैन है, भरगैन में जो मांस की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में लेके ये लोग गाय को जाते हैं। और इस गाड़ी के जो चालक हैं, वो चालक आपके सामने हैं, ये चालक हैं, ये गाड़ी नंबर है। और इन लोगों का हर चौथे पाँचवें दिन का काम है इस क्षेत्र से इन गायों को लेके जाना। ये गाड़ी बदायूं जिला से फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फर्रुखाबाद से सीधा पहुंचती है एटा में, एटा में पड़ता है भरगैन, उसमें लेके जाते हैं इस गाड़ियों को। खबर है आगरा से, जहां घने कोहरे में कागरौल में बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। आगरा रोड पर लगा 2 मंजिला मकान के नीचे लगा स्टेट बैंक का एटीएम रविवार रात 3 बजे बदमाश उखाड़ ले गए। एटीएम में 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। बता दें कि मकान मालिक रामनिवास रावत ने आहट होने पर शोध भी मचाया, लेकिन बदमाशों के हथियार बंद होने की आशंका के चलते वो बाहर नहीं निकले। रावत ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश एटीएम लेकर फरार हो चुके थे। एटीएम की लूट सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर पर नाकाबंदी कर चेकिंग भी की है। आज दिनांक 8/1/24 को एसबीआई ब्रांच कागारोल में चोरों द्वारा एटीएम चोरी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। इस पे एसबीआई बैंक के मैनेजर श्री अनिल कुमार पांडे द्वारा प्राथमिक दर्ज करने की रिपोर्ट भेजी गई है। इसके संबंध में थाना कागारोल पर प्राथमिक दर्ज की जा रही है। करीब 2:45 बजे सीसीटीवी फुटेज से अवलोकन से ये ज्ञात हो रहा कि 2:45 बजे कुछ बदमाश आए हैं, जो उन्होंने एटीएम को तोड़कर अपनी पिकअप गाड़ी से लेके चले गए हैं, जिसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फुटेज के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर कानपुर से है, जहां रविवार को गोविंद नगर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से भारत देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के जिलों से आए हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, कानपुर देहात और नगर के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व अध्यक्ष छेदीलाल सैनी उपस्थित रहे और इस मौके पर बच्चों द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र और उनके कार्यों पर आधारित नाट्य प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। देखिए, आज की जो बैठक है माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के बैनर तले हो रही है और ये बैठक नहीं बल्कि जयंती समारोह ये माता सावित्रीबाई फुले, जो कि हमारी देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, और उनकी जयंती मनाने का कारण सिर्फ ये है कि आज इस माध्यम से हम इन महिलाओं में ये जागरूकता पैदा करें कि कम से कम अपने घर की किसी भी बच्चे को अगर बगैर शिक्षा के मत रखें, यानी शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज समाज में महिलाओं को शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। अगर वो शिक्षित बनेंगी तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, अपने घर को सही ढंग से मैनेज कर सकेंगी। माता सावित्रीबाई जिन्होंने प्रथम सभी वर्ग की महिलाओं के लिए विद्या के लिए प्रयास किया और स्कूल खोले, वो हमारे माली समाज की थी और माली समाज का ही नहीं, उन्होंने समस्त जातियों के लिए स्कूल खोले और स्कूल खोल करके कर दिया, क्योंकि उस समय महिलाओं को किसी भी तरह से पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे जिस वर्ग का रहा हो। आज की बैठक का जो मेन उद्देश्य है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना और उन्होंने जो भी समाज के लिए उत्थान के लिए जो भी कार्य किए हैं, उनके हर कार्य को, जैसे शिक्षा के बारे में पहली शिक्षिका थी भारतवर्ष की, उसका प्रचार प्रसार अपने समाज के लिए करना, पूरे अन्य समाज के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए।
और अगली खबर है इटावा से, जहां महोत्सव में जिला प्रशासन एवं जिला पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शासन और प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। महोत्सव में इलाके म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है। इस दौरान सभी कलाकारों को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया है। खबर है अमरोहा से, जहां कड़ाके की ठंड के चलते डीएम राजेश कुमार त्यागी ने 9 जनवरी से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों के अवकाश घोषित करने का ऐलान किया, जिसको लेकर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा कि इसका पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।